Good afternoon, students. So, in today's class, we will study chapter 5 of 8th class, Coal and Petroleum. So, I will explain the chapter by reading. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. तो हम लोग जो अपनी डेली लाइफ में मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो कुछ हमें नेचर से मिलते हैं और कुछ मैन ने खुद बनाई हैं. तो इसकी आपको एक लिस्ट रेडी करनी है कि नेचर से आपको कौन सा मिला है और मैन मेड कौन कौन से हैं. आपको पता ही है कि नेचर से आपको क्या क्या मिला है, जैसे कि आपका वुड हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीज़ें आपको नेचर से मिली हैं. बट मैन मेड तो आप लोग प्लास्टिक, थर्मोकोल, ये सब आपने खुद बनाए हैं. तो क्या वाटर, सॉइल और एयर एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से? यस. तो इसके बारे में आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है कि ये सब एक लिमिट सोर्स में होते हैं. वाटर, एयर, सॉइल, ये सब. इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स. तो इस जैसे जैसे जितना अमाउंट में मिलता है रिसोर्सेज हमारे नेचर में, उस हिसाब से हमने 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. ये आपके जो नेचर है उसमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे कि सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, कितनी भी आप लेते रहो. एयर, बट जो आपके दूसरी जो क्वांटिटीज़ है जो ख़त्म हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़. और ये इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इसलिए बोलते हैं ना कि हमें, इसलिए कोल, पेट्रोलियम आजकल इतने महंगे हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है वो ख़त्म होती जा रही है. इसलिए हमें बहुत लिमिट क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें. अभी इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है कि इन्होंने कुछ कंटेनर्स लिए, उसमें पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़, ये सब फिल कर दिए. फिर 7 स्टूडेंट्स को में डिवाइड किया एंड इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. These सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स. अब इनको हम कंज्यूमर की तरह ले सकते हैं कि जिनके पास डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने. As population is growing, second and third generation have larger number of consumers. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन के कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. जैसे आपके पहले एंसेस्टर्स थे, फिर आपके दादाजी आए, फिर पापा आए, फिर पापा से आप लोग आए. तो ऐसे जनरेशन बढ़ रही है और ऐसे ऐसे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है. तो क्या ये सब जो रिसोर्सेज हैं आपके, एयर, ये जो आपके कोल, पेट्रोलियम हैं, ये सब क्या ख़त्म नहीं हो रहे होंगे, है ना? इसलिए हमें इनको लिमिट क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, बचा बचा कर. तो ये पूरी एक्टिविटी इसी के बारे में है. ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे महंगे होते जा रहे हैं और कैसे कम ही पड़ती जा रही है ये सारी रिसोर्सेज की. Assume that the eatables in container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas. आप सोचो कि जैसे ये खाने की चीज़ें हैं, ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो हर एक जो ग्रुप होगा उनका कंजम्पशन का पैटर्न डिफरेंट होगा. ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न. किस तरीके से, जैसे आपकी डिफरेंट जो कार है, जो डिफरेंट व्हीकल्स है, वो डिफरेंट कंजम्पशन करते हैं ये सारे पेट्रोलियम का. आर द अर्लियर जनरेशन्स ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी? क्या पहले के जो अर्लियर जनरेशन थी वो बहुत ग्रीडी थी? नहीं. इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम. तो उनको क्या, आपने आने वाली जनरेशन की उनको चिंता थी, कंसर्न थे वो लोग उनके लिए, इसलिए उन्होंने अपनी चीज़ें बचा के रखी कि आगे वाली जनरेशन में यूज़ कर सके. जैसे आपको वाटर भी लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए ताकि आपके आगे आने वाली जनरेशन्स को भी वाटर यूज़ करने मिल सके. जैसे पहले की जो जनरेशन्स थी उन लोग को वाटर बॉटल में नहीं आता था,
वो लोग इजीली हैंडपम्प और आपके जो मटके का पानी ये सब पीते थे। लेकिन अब क्या है, पानी के रिसोर्सेज कम हो गए हैं। लैंड, ये आपके जो लेक होते हैं, पॉन्ड होते हैं, ये सब कम हो गए हैं। इसलिए अब जो आपके वाटर है वो बॉटल्स में आने लग गया है, क्योंकि अब आपको कहीं भी ऐसे वाटर मतलब प्योर वाटर ऐसे हर जगह कहीं नहीं मिल जाएगा। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि आपके हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। These were formed from dead remain of living organism, so these are also known as fossil fuels. तो जो आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये किससे मिलके बने होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो डेड हो जाते हैं और नीचे दब जाते हैं रॉक्स में, सैंड के नीचे, तब ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स में। Now let's come to the next topic, that is your coal. ये भी आपका एक फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है। You may have seen coal or heard about it. ये आपको दिख रहा होगा कोल का डायग्राम कि कैसा है ये। It is hard as stone and is black in color. स्टोन की जैसा हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। Coal is one of the fuels used to cook food. तो ये आपको कोल दिख रहा है फिगर में। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड। गांव में या कोयले बहुत जगह पे यूज़ किए जाते हैं। अपना जो फ्यूल है, फ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं फूड कुक करने के लिए। और पहले ज़माने में ज़्यादा ऐसा होता था, अब तो नहीं कोई ऐसा करता। आप लोगों ने आयरन भी देखे होंगे जो कोल के पहले यूज़ किया करते थे, जो कपड़े प्रेस करते थे, बट अब वो लोग भी कम ही करते हैं। Earlier it was used in railway engines to produce steam to run engine. पहले इंजन में भी यूज़ करते थे, रेलवे इंजन्स में। It is also used in thermal power plants to produce electricity. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, और बहुत सारी इंडस्ट्री में आज भी यूज़ होता है कोल फ्यूल की तरह। इसलिए कोल भी बहुत महंगा होता जा रहा है। अब कोल की स्टोरी क्या है? Story of a coal. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. 300 million years ago पहले बहुत dense forest था। तो मतलब कोल आया कहाँ से? आपके फॉरेस्ट मीन्स वुड से आया, तो ट्री से आया। जब वो नीचे दब गए होंगे और तब वो नीचे बहुत सालों तक रॉक्स के नीचे रहे, तब जाके वो से कन्वर्ट हुए, कोल में कन्वर्ट हुए। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक flooding, these forests got buried under the soil. और फ्लड आया होगा या कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी आई होगी, तो वो सारे फॉरेस्ट जो है वो नीचे दब गए सॉइल के। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड, और बहुत सारी सॉइल आपकी ऊपर से दबती चली गई, और जो आपके फॉरेस्ट है वो नीचे दबते चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज द सैंक डीपर एंड डीपर, और टेम्परेचर भी बढ़ता चला गया ऊपर, और अंदर की तरफ टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और नीचे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया और प्रेशर इतना हाई हो गया, ऊपर से और प्लांट्स आए जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में, डेड प्लांट्स जो थे आपके। एज कोल कंटेन्स मैनी कार्बन, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो ये जो आपका कोल होता है उसमें मेनली कार्बन होता है, इसलिए ये जो प्रोसेस है इसको हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। जो आपके डेड प्लांट से कन्वर्ट हो रहे हैं कार्बन में। तो सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। तो ये भी आपका किससे मिला है? आपके वेजिटेशन के रिमेन से ही। वेजिटेशन मतलब आपको प्लांट्स जो हैं, इसलिए ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। अब आपका कोल माइन एक फिगर में इसमें दिखाया हुआ है, फिगर 5.2 में। ये है आपकी कोल माइन, कि यहाँ से कोल कैसे निकाला जा रहा है। नीचे से ज़मीन से निकाला जाता है कोल, इसकी खुदाई होती है। व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स
एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इसको हम अपने कोल को हीट करते हैं एयर में, तो वो क्या होता है, वो बर्न होने लग जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। और ये जो कोल है वो आपका प्रोसेस किया जाता है, मतलब ऐसे ब्लैक फॉर्म में नहीं यूज़ होता, उसको प्रोसेस करके यूज़फुल फॉर्म में बनाया जाता है और उसको कोक में, कोल टार में और कोल गैसेस में यूज़ होता है। कोल टार आपका जो आपने देखा है रोड जो बनाते हैं जिसमें ब्लैक कलर का लिक्विड जैसा डालते हैं, दैट इज़ योर कोल टार। अब हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो ये कोक आपका वो कोक नहीं है जो आप पेप्सी, कोको कोला पीते हैं। ये एक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कि प्योर फॉर्म होता है कार्बन की, और इसे यूज़ करते हैं हम स्टील बनाने में और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, मेटल्स को निकालने में। अब आपका कोल टार आता है जो मैंने आपको पहले ही बताया। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विच विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। आपने देखा होगा कभी रोड बन रहा हो और आप वहाँ से जा रहे हो तो आपको अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, आप बहुत गंदी स्मेल आती है ये कोल टार की। ये आपको यहाँ पे कोल टार दिखाया हुआ है डायग्राम में नीचे। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है ये। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज starting materials for manufacturing various substance used in everyday life and in industry। तो जो कोल टार से आपको प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो यूज़ होते हैं स्टार्टिंग मटेरियल की तरह कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में जो आपकी डेली लाइफ है, जैसे सिंथेटिक डाइज हो गया, ड्रग्स हो गया, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। आप सोच रहे होगे नैप्थलीन बॉल्स तो वाइट कलर का होता है और कोल टार ब्लैक कलर का, तो फिर हम कोल टार क्यों यूज़ करते हैं? बट उसको हम प्रोसेस करके यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो ब्लैक फॉर्म में ही नहीं यूज़ हो रहा, वो उसका कलर हम वाइट करके फिर उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, आपके इंसेक्ट से बचाते हैं आपके कपड़ों को। आपने देखा होगा नैप्थलीन बॉल्स यूज़ करते हैं हम अपने अलमीरा में, कहीं भी नैप्थलीन बॉल्स को रखते हैं। दीज डेज बिटुमन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटालिक दी रोड्स। तो आजकल क्या है कि कोल टार की जगह पे एक बिटुमन, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो यूज़ कर रहे हैं रोड्स को मेटल लिंक करने के लिए, जो रोड्स बनाते हैं। कोल गैस के बारे में पढ़ते हैं। कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब जो आपका प्रोसेस्ड करते हैं कोल को, तो उस टाइम पे एक गैस निकलती है, उस गैस को हम बोलते हैं कोल गैस। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो ये आपका यूज़ होता है फ्यूल की तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे कि आपका कोल प्रोसेस किया जा रहा होता है। तो ये हो गए आपके फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। पेट्रोलियम आपका बचा है, पेट्रोलियम को भी हम अभी फिनिश कर लेते हैं। कोल टार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोल टार वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। तो कोल टार सबसे पहले यूज़ कहाँ किया गया था? लंदन में और न्यूयॉर्क में, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। और अब क्या है, ये लाइट की जगह पे इसको हीट के सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है कोल गैस को। अब आपका आता है पेट्रोलियम, और वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू from this topic, petroleum. If you like my video, please like, share and subscribe with your friends. Thank you.